मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं अपने नए टॉपिक का और हमारा नया टॉपिक है सप्लाई यानी कि पूर्ति। देखिए, किसी भी कमोडिटीज़ की प्राइस को निर्धारण करने में दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, दो इम्पॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि वस्तु की जो कीमत होता है उस कीमत का निर्धारण करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट कारक माने गए हैं, मांग और पूर्ति। तो डिमांड का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं अपने सप्लाई फैक्टर के बारे में। जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें कि सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, तो जनरली मीनिंग्स जो होती हैं सप्लाई की वो ये होती हैं कि अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटीज़ और सर्विसेज, यानी किसी भी वस्तु की मात्रा जो उपलब्ध है वो क्या कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु की या किसी भी सर्विसेज की, सेवा की अगर हम मात्रा देखते हैं, जितनी क्वांटिटी उपलब्ध है, चाहे वो 50 यूनिट्स हैं, चाहे स्टॉक में उसका 100 यूनिट हो, अगर उसका स्टॉक में 100 यूनिट है लेकिन वो आपको 50 मिल रहा है सिर्फ, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी जो सप्लाई है वो क्या कहलाएगी, 50 कहलाएगी, राइट। तो आज हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टर्म्स में कि सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, अर्थशास्त्र में सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, सप्लाई मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी which a seller is ready to sell in the market at a certain time and a certain price। यानी कि अर्थशास्त्र के हिसाब से सप्लाई का मीनिंग होता है कि जो भी वस्तु की जो मात्रा है वो उपलब्ध है बाजार में एक निश्चित समय और निश्चित कीमत पर, जो कि आपका विक्रेता है बेचने के लिए रेडी है अपने बाजार में। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से किसी भी वस्तु की उस मात्रा से लगाया जा सकता है जब एक विक्रेता एक निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचने के लिए तैयार रहता है, राइट। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, एक तो है आपका सर्टन टाइम पीरियड और दूसरा है सर्टन प्राइस। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी वस्तु को जब सेलर मार्केट में बेचता है उसके लिए। बात करते हैं दो डेफिनेशन की इम्पॉर्टेंट। एक है आपकी डेफिनेशन लिप्से की, प्रोफेसर लिप्से ने एक डेफिनेशन दी थी, सप्लाई इज अ फ्लो, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पर डे, पर मंथ और पर डे। सिंपल है कि ये जो डेफिनेशन है वो ये बता रही है कि जो पर डे, पर मंथ और पर ईयर, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईयर, यानी कि लिप्से, जो प्रोफेसर लिप्से थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि पूर्ति एक प्रभाव है, यानी कि एक फ्लो है जो कि ये बताता है कि इसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह और प्रति वर्ष के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि किसी दिन आपके यहाँ पे सप्लाई कितनी है, मंथ के अकॉर्डिंग कितनी है और ईयर के अकॉर्डिंग कितनी है। ये डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर लिप्से ने। सेकेंड डेफिनेशन है प्रोफेसर बैनम की, उन्होंने कहा कि सप्लाई में मीन्स ऑल्सो द अमाउंट ऑफर्ड फॉर सेल पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि पूर्ति का तात्पर्य क्या है कि वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है, क्वांटिटी या कह सकते हैं यूनिट में, इकाई से लगाया जाता है, उस लगाया जा सकता है जो प्रति इकाई समय में बिक्री के लिए उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि पर यूनिट ऑफ टाइम, जो एक निश्चित समय जो कह रहा है पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम में बिक्री के लिए, सेल होने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है। तो ये प्रोफेसर बैनम की डेफिनेशन है और ये प्रोफेसर लिप्से की। बात करते हैं सप्लाई फंक्शन की, यानी कि पूर्ति के कार्य की। इसे हम एक फॉर्मूले के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्यू एक्स का मतलब होता है जो एक्स वस्तु है जिसकी सप्लाई के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को बताता है। एच एक्स का मतलब होता है कि जो सप्लाई है एक्स वस्तु की उसके बारे में। एफ का मतलब होता है फंक्शन यानी कार्य, यानी कि ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, या इसे कह सकते हैं, इन सबको फैक्टर कह सकते हैं कि इन सभी फैक्टर के कारण हमारी सप्लाई है वो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो देखिए वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं पी एक्स। पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी एक्स वस्तु का मूल्य। सिंपल है कि जिस वस्तु का मार्केट में सप्लाई की जा रही है, अगर उसका प्राइस है, इसका प्राइस है, जिस वस्तु की सप्लाई की जा रही है, अगर उसका प्राइस है मार्केट में इंक्रीज हो जाता है, तो सिंपल है कि जो भी प्रोड्यूसर होगा, जो भी उत्पादन करता होगा, वो अपनी सप्लाई को भी क्या कर देगा, ज़्यादा
कर देगा। तो प्राइस ज़्यादा होने पर आपकी उस वस्तु का जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी, और आपका अगर प्राइस कम है उस वस्तु का, अगर वो कम हो गई है, नीचे की तरफ आ रही है, तो आप देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादन करता, वो अपनी सप्लाई भी कम कर देगा। क्योंकि प्राइस जब कम होगी तो प्रोड्यूसर को या उत्पादनकर्ता को लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी सप्लाई को क्या करेगा, कम कर देगा। राइट, तो ये फर्स्ट था फैक्टर प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सप्लाई का। पीआर बात करते हैं पीआर का, यानी कि प्राइस का, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, संबंधित वस्तु का मूल्य। देखिए, अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर अपने उस प्रोडक्ट को, सप्लाई को कम कर देगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट वस्तु का प्राइस बढ़ने पर प्रोड्यूसर भी उस सब्स्टिट्यूट वस्तु को मार्केट में प्रोवाइड करना या सप्लाई करना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा हो रहा है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं पीएफ, यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के साधनों का मूल्य। अब सपोज दैट कि जो प्रोड्यूसर है यानी उत्पादन करता है, वो लैंड है, लैंड को रेंट पे लेता है। राइट, इसके बदले में वो क्या देता है, रेंट देता है। ठीक है, जमीन ले रहा है अपने प्रोड्यूसर, अपने उत्पादन करने के लिए, कैपिटल ले रहा है फर्म को चलाने के लिए, अपने उस बिजनेस को चलाने के लिए, उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। राइट, इसी के साथ में और वो अपने यहाँ पे लेबर को रखना है ताकि वो उनको वेजेस, यानी कि इंडस्ट्री चल पाए, इसीलिए वो लेबर को भी रखता है, उनको वेजेस देता है। ये सारे कहलाते हैं, जो प्रोडक्शन होते हैं उनके फैक्टर कहलाते हैं रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस। तो अगर इनके प्राइस बढ़ जाएंगे, अगर इनकी प्राइस है, रेंट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, वेजेस ज़्यादा हो रही है, मजदूरी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इन फैक्टर की जब प्राइस बढ़ती है, इन फैक्टर का जब कह सकते हैं इनका मूल्य बढ़ता है, तो सप्लाई मार्केट में प्रोड्यूसर कम कर देगा। क्योंकि ये जब फैक्टर ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि इनका मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, और कॉस्ट इंक्रीज होने पर प्रोड्यूसर को या उत्पादनकर्ता को इतना प्रॉफिट नहीं होगा, इसीलिए वो अपनी सप्लाई को कम कर देगा। टेक्निक, टी से क्या होगा, टी का मतलब होता है टेक्निक्स, यानी तकनीकी। देखिए, टेक्निक्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी यहाँ पे टेक्निक्स है, उसमें करेक्शन होता जा रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप बहुत ही कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो यहाँ अगर आपकी जो तकनीकी है या टेक्निक्स है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो प्रोड्यूसर यानी उत्पादनकर्ता या सेलर है, वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, आप पुरानी तकनीकों को यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत मशीनें लगाने के बाद उत्पादन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कॉस्ट ज़्यादा आने लगेगी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिंपल सा याद रखना है कि अगर टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी। क्लियर है। टीसी का मतलब होता है आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए, सिंपल है कि यहाँ पे परिवहन और संचार के साधन। टीसी का मतलब क्या हो गया कि आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का मतलब हो गया परिवहन और संचार के साधन। देखिए, जिस एरिया में आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन आपको बहुत इजी वे से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसके ऑपोजिट बात करें कि जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे सप्लाई कम होगी। क्लियर है। उसी तरह से जी का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी सरकार की नीति। देखिए, सरकार क्या करते हैं, या तो लिबरल पॉलिसी को फॉलो करते हैं। लिबरल का मतलब होता है उदार पॉलिसी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको जो उत्पादन करता होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनको टैक्स फ्री देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं, अनुदान देते हैं। अगर सरकार की लिबरल पॉलिसी है, लिबरल पॉलिसी का मतलब हो गया उदार नीति। ठीक, उदार नीति है तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि प्रोड्यूसर को, उत्पादनकर्ता को वहाँ पे सब्सिडी मिलेगा, अनुदान मिलेगा, टैक्स में रिबेट मिलेगा, मतलब टैक्स में आपको कर में छूट मिलेगी, तो वो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर सरकार है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करती है, यानी कि कठोर नीति
बनाती हैं, तो कठोर नीति का मतलब है टैक्स को इंक्रीज कर देना, सब्सिडी को कम कर देना। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है सब्सिडी नहीं मिल रही है उसको, प्रोड्यूसर जो उत्पादन करता है उसको टैक्स ज़्यादा देना हो रहा है, तो वहाँ पे वो सप्लाई को क्या करेगा, कम कर देगा। तो गवर्नमेंट की मोस्टली 2 टाइप्स की पॉलिसी होती है, एक लिबरल पॉलिसी होती है जहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होगी, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है कठोर नीति जहाँ पे सप्लाई कम होगी। और भी ऐसे अदर फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी सप्लाई को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई। इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब हो गया कि देश में इकोनॉमिक नीति, आर्थिक नीति कैसी है। बूम पीरियड में आप जानते हैं सभी कि तेजी काल में सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जब आप देखते हैं कि भारत में अगर बात करें तो भारत में दिवाली के समय ऑकेशन होता है, उस दिवाली के समय में बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में। आप देखते हैं जो भी नए डिज़ाइंस होती हैं वो मार्केट में आती हैं, क्योंकि वहाँ पे बूम पीरियड में सेलर को ये विश्वास होता है कि जो वस्तु है वो ज़रूर बिक जाएगी, जो वस्तु है वो ज़रूर सेल होगी। उसी तरह से आप देखते हैं बॉटम पीरियड यानी कि मंदी काल। मंदी काल में आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में आता है कि मार्केट सूने हैं, यानी कि जो कस्टमर्स होते हैं वो मार्केट में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा नहीं होता है मार्केट में, कस्टमर्स के पास में नहीं आता है। तो बूम पीरियड में सप्लाई को प्रोड्यूसर, कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो सप्लाई को इंक्रीज नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बिजनेस सर्कल होता है, इसे हम बिजनेस सर्कल भी कह सकते हैं, यानी कि व्यापार चक्र। अगर आपका तेजी काल है यानी कि बूम पीरियड है, ठीक है, बूम पीरियड है तो वहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होगी। अगर आपका बॉटम पीरियड है यानी कि मंदी काल है, तो मंदी काल में क्या हो जाएगी, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस सर्कल में तेजी काल जब होता है उसमें सप्लाई बढ़ती है और मंदी काल में सप्लाई को प्रोड्यूसर कम कर देता है, क्योंकि मंदी काल में प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं होता है, तो प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपनी सप्लाई को बढ़ाएगा नहीं। तो ये कहलाता है, आप कह सकते हैं इसको देश का आर्थिक स्थिति, या कह सकते हैं व्यापार चक्र के बारे में। उसके साथ में आप देखते हैं कि अगर आपकी जो वस्तु है, अगर कोई वस्तु है प्रोड्यूसर सेल कर रहा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बार बार उसकी डिमांड आ रही है, तो क्या होगा, उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे उत्पादनकर्ता या प्रोड्यूसर को वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा। क्लियर है। तो ये इंक्रीज वो अपने लॉन्ग टाइम पीरियड में ही कर पाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड में हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है डिमांड के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपकी सप्लाई है वो इफेक्ट होती है। इसे सप्लाई फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है आपको। बात कर रहे हैं सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सप्लाई शेड्यूल को, यानी कि किसी भी हम सप्लाई शेड्यूल की बात कर रहे हैं कि अगर किसी का भी, अगर हम शेड्यूल की बात करें सप्लाई शेड्यूल की, वो सप्लाई शेड्यूल को अगर हम किस में बताएं, डायग्राम में बताएं, तो वो क्या कहलाएगा, सप्लाई शेड्यूल को अगर हम डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं तो दैट्स कॉल्ड टू सप्लाई कर्व। क्लियर है आपको। तो ये सप्लाई वक्र या कह सकते हैं पूर्ति वक्र कब होता है, जब हम किसी भी पूर्ति तालिका को जब हम रेखा चित्र में यानी कि डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वो कहलाता है पूर्ति वक्र। इसके लिए एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर क्रैप्स ने। उन्होंने ये डेफिनेशन में बताया था कि ये दो रिलेशनशिप की बात करता है सप्लाई कर्व, प्राइस और क्वांटिटी, यानी कि कीमत और मात्रा के संबंध को बताता है। कीमत और मात्रा के संबंध को बताते समय आपको जो सप्लाई की एजम्पशन होती है उसको आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो भी सप्लाई की एजम्पशन होगी, मान्यताएं होगी, उसको ध्यान में रखते हैं तो वो आपकी कीमत और मात्रा के संबंध को बताने वाला क्या कहलाएगा, पूर्ति वक्र कहलाएगा, यानी कि सप्लाई कर्व बताएगा। यहाँ पे देखिए हमने OX पे बताया है क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटीज़ यानी वस्तु की मात्रा, और OY पे हमने प्रेजेंट किया है कीमत को, राइट। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे प्राइस हायर होता है वैसे वैसे क्या होगा, हमारी जैसे जैसे प्राइस, आपकी कीमत, आपकी जो वस्तु की कीमत है वो जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप देखते हैं कि जो सप्लाई है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि प्राइस और सप्लाई जो है वो एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, इसीलिए इसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप बता रहा है। देखिए यहाँ पे एस ए हमने एक सप्लाई कर्व बनाया है, एस बी, एस सी और एस एम, यानी कि एस ए, एस बी, एस सी ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को यानी व्यक्तिगत पूर्ति वक्र को प्रेजेंट करता है। जब हम इन तीनों को जोड़ दें एस ए, एस बी प्लस एस सी, तो ये बन जाता है कौन सा मार्केट का सप्लाई के कर्व को यानी मार्केट के सप्लाई कर्व को प्रेजेंट करेगा। जब हम तीनों इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को ऐड कर दें तो वो हमारा बन जाएगा कौन सा मार्केट सप्लाई कर्व। क्लियर है, यानी कि जैसे जैसे कीमत हायर होती है वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ भी क्या होगी, वो बढ़ेगी। आपने देखा कि डिमांड का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका नेगेटिव रिलेशंस होता है और यहाँ पे सप्लाई कर्व में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए इसका पॉजिटिव कर्व बनता है। यानी कि जो सप्लाई कर्व है वहाँ पे हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व भी बता सकते हैं और मार्केट का सप्लाई कर्व भी बता सकते हैं। जब इंडिविजुअल को जब आप ऐड करोगे तो ये मार्केट का सप्लाई कर्व बताएगा। क्लियर है, तो ये था सप्लाई कर्व के बारे में। ओके, थैंक यू।